Hello everyone, welcome to Asmolais Academy. Today we are going to discuss the last week polity and governance current affairs. This is week 3 of November month. Okay, here are some topics. First topic is that should public celebrations or expressions of the devotion be avoided? ये topic क्यों news में था? Because in the name of religious festivals, in the name of religious functions, in the name of expressing religious views, there are certain issues regarding the public order. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजिंग लाउड स्पीकर्स फॉर एक्सप्रेसिंग रिलीजियस व्यूज इन जागरन्स इन अजान्स इन वेरियस अदर एक्टिविटीज which actually comes in the conflict with some other fundamental rights. For example, आर्टिकल 21. ठीक है, तो उसी टॉपिक के ऊपर ये डिस्कशन है. तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या इशू है, क्या हो रहा है. ठीक है, देखिए पब्लिक रिलीजियसिटी इन इंडिया ट्रेडिशन एंड द न्यू चैलेंज इंडिया हैज़ ऑलवेज एक्सप्रेस रिलीजियस पब्लिकली. अभी देखिए क्या हुआ है इंडिया में, जो रिलीजियस एक्सप्रेशन वगैरह है ये सब बहुत सालों से चल रहा है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन इंडिया द रिलीजियस एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन. ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली इश्यूज इसलिए आ गया है बिकॉज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन. मतलब रिलीजियस एक्सप्रेशन के नाम पे कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया कि मतलब कोई लाउड स्पीकर यूज़ कर रहा है तो कोई दूसरा भी कर रहा है, कोई और ज़्यादा बड़ा लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो इसलिए क्या हो गया है, जो मतलब बाकी लोग हैं जो इस फेस्टिवल्स में मतलब इंक्लूड नहीं है, उन लोगों का आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, उन लोगों का पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहा है. ठीक है, वही इशू है. देखिए, इशू इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ द रिलीजियस व्यूज, इशू इज़ हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग दिस व्यूज. ठीक है, हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग, दैट्स द इशू एक्चुअली. तो अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, लाउड स्पीकर फ्रॉम द मॉस्क, टेम्पल्स, ऑल नाइट जागरन्स, प्रोसेशंस एट द एयरपोर्ट्स, रेलवेज, दिट एक्चुअली वायलेट्स अदर फंडामेंटल राइट्स, अदर पीपल्स फंडामेंटल राइट्स. अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है रिलीजियस एक्सप्रेशन को लेके, कि अंडर व्हाट फंडामेंटल राइट्स और अंडर व्हाट आर्टिकल्स विच गारंटीज दैट यू कैन एक्सप्रेस योर रिलीजियस व्यूज. एक तो ये है कि आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस है, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, आर्टिकल 21 है पर्सनल लिबर्टी है ना. ये सब तो आपके पास है कि यू कैन एक्सप्रेस फ्रीली, है ना. तो ये सब प्रोविजंस है 25, 26, 21, आर्टिकल 14 कि स्टेट मस्ट रेगुलेट इक्वली प्रिवेंटिंग मेजोरिटेरियन डोमिनेंस. कि ऐसा नहीं हो मतलब कि कोई माइनॉरिटी फेस्टिवल्स हैं उनको ही सिर्फ कार्प किया जा रहा हो और मेजोरिटेरियन को क्या दे रहा हो, मतलब ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो दीज आर द राइट्स through which one can exercise its expressing the views regarding the religion. Okay, so these are the things are there, but every fundamental right comes with some reasonable restrictions. ये हम लोगों ने पढ़ा है फंडामेंटल राइट में, है कि नहीं. आर्टिकल 25 क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 26 भी सेम ही है कि आप यू कैन फ्रीली मैनेज योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यू कैन डू इट बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर. आर्टिकल 19 भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी लगाया गया है. आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है. राइट टू लाइफ भी आपके साथ वायलेट हो सकता है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट नॉइज इज इक्वल टू व्हाट, ए हेल्थ हैजर्ड. तो दिस वायलेट्स राइट टू लाइफ. एट द सेम टाइम देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. आई नीड यू टू रिमेंबर दिस जजमेंट. ये मैंने पहले आप लोगों को मेंस का जो क्लास हुआ था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इन शिरूरमुत केस क्या था पता है. शिरूरमुत केस क्या था. इन शिरूरमुत केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ओनली द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस विल बी सेफगार्डेड अंडर द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो ये सब है. देखिए लीगल प्रोविजंस और कुछ है, ये सब हम लोग देख लेते हैं एक बार. एक तो क्या है नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000. इसमें क्या बोला गया है कि टाइम रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि 10 बजे के बाद एंड 6 बजे से पहले, मतलब रात का टाइम में आप एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉइस से ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. ठीक है, सीआरपीसी सेक्शन 129 टू 144 तक ये बोला गया है कि मतलब इसमें ये पावर्स दिया गया है टू कंट्रोल द क्राउड, करप्शन, अनलॉफुल असेंबलीज. ठीक है, आईपीसी के अंदर भी ये सब प्रोविजंस दिया गया है कि इट विल द मैजिस्ट्रेट एंड द अथॉरिटी विल हैव द पावर टू प्रोहिबिट एक्ट्स दैट इंसल्ट रिलीजन और टू प्रोवोक टेंशन. सुप्रीम कोर्ट वाला तो मैंने बोल ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि रिलीजन के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, आप ओनली दोस प्रैक्टिसेस विल बी सेफगार्डेड
which are essential in nature. इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, है ना। ये किसमें क्या दिया गया था? शिरोमुट केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। अभी लेकिन इशू क्या हो रहा है एक्चुअली? व्हाई द पब्लिक एक्सप्रेशंस आर बिकमिंग कॉन्टेंशियस? अभी देखिए, जो ये मतलब रिलीजियस एक्सप्रेशंस है, ये सब तो मतलब क्या है? मतलब इट इज़ माई एक्सप्रेशन, इट इज़ माई बिलीफ सिस्टम विच आई एम एक्सप्रेसिंग थ्रू सम न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक लाउड स्पीकर्स और एनीथिंग, है ना। इशू क्या आ रहा है? नॉइज एंड सिविक डिस्ट्रप्शन, लाउड स्पीकर्स, ब्लॉक रोड्स, स्टॉल्ड एम्बुलेंसेस, ठीक है। ब्लॉक रोड कर देना, कोई मतलब यात्रा हो रहा है तो एम्बुलेंस जा नहीं पा रहा है ना। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। कॉम्पिटिटिव रिलीजियसिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एक ग्रुप मतलब एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके मतलब एक्सप्रेस करे, दूसरा ग्रुप भी आ जाएगा कि हम लोग भी करेंगे, और फिर से दूसरा लोग भी आ जाएगा कि हम लोग भी करेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है? केओस बढ़ता जाता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जनरली दिस religious masses or the gatherings which are assembled during these festivals are generally mobilized for political purposes, है ना। पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी ये सब क्या किया जाता है? उनको यूज़ किया जाता है। फेस्टिवल्स यूज फॉर विजिबिलिटी, मैसेजिंग एंड क्राउड मोबिलाइजेशन। अच्छा, एक बात अभी इस पॉइंट में मुझे याद आ रहा है, आप लोग मुझे एक बात बताइए तो, दिस टैक्टिक means political mobilization by using the festivals has been used by one of the freedom fighters during स्वदेशी मूवमेंट. Who was it? याद है किसी को? स्वदेशी मूवमेंट ने किसी एक लीडर ने ये यूज किया था टैक्टिक. हाँ, बाल गंगाधर तिलक, है ना. बाल गंगाधर तिलक यूज शिवाजी फेस्टिवल्स एंड इन बंगाल द थिएटर्स वर यूज फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. तो ये नया बात तो है नहीं, ये पहले से चलता आ रहा है, ठीक है. लेकिन अभी इशू क्या हो गया है? ब्रिटिशर्स तो रहे नहीं, ठीक है. अभी क्या हो गया है? पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं. सब लोग अपना अपना ग्रुप, अपना अपना फेस्टिवल को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं टू मोबिलाइज द मासेस, है ना. तो उससे क्या होता है? जो दूसरा फंडामेंटल राइट्स है वो सब क्या हो जाता है? वायलेट हो जाता है ना. वीक एनफोर्समेंट, ऑब्वियसली जो नॉइज रेगुलेशन वाला है ये सब तो है रूल में, लेकिन एनफोर्समेंट तो होता ही नहीं. ऐसा तो नहीं है कि 10 बजे के बाद, मतलब फंक्शन वगैरह तो 10 बजे के बाद ही शुरू होता है कि लाउड स्पीकर जनरली 10 बजे के बाद ही शुरू होता है. तो ये सब तो वीक इन्फोर्समेंट है. माइनॉरिटी एंजाइटी, डोमिनेंट कम्युनिटी विजिबिलिटी क्रिएट्स फियर ऑफ मार्जिनलाइजेशन. दिस रिजल्ट्स इज अ शिफ्ट फ्रॉम सेलिब्रेशन टू कॉन्फ्रंटेशन. ये मतलब क्या हो गया? एक कल्चरल कंपटीशन जैसा हो गया कि हम इतना बड़ा करेंगे, हम इतना बड़ा करेंगे, कोई वो दूसरा और एक कोई ज़्यादा बड़ा करेंगे, है ना. तो ये क्या हो जाता है? सेलिब्रेशन टू कॉन्फ्रंटेशन. दैट इज ए बिग इशू एक्चुअली. ये मैंने यूपीएससी मेंस मॉडल एक क्वेश्चन दिया है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लोअर जुडिशरी एंड द पेंडेंसी ऑफ द केसेस. ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही है. मेंस के लिए जिन लोगों ने पढ़ा था उन लोगों को ये सब टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा ही था. रिसेंटली दिस इज इन न्यूज़. ओवरऑल द इंडियन जुडिशरी हैज़ केसेस अराउंड 5 करोड़ आर पेंडिंग, है ना. एंड अमॉन्ग देम 85% ऑफ द केसेस आर पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट्स. ओके, आउट ऑफ दिस 100% केसेस विच आर पेंडिंग, 85 to 87% केसेस आर पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट्स. तो वही हम लोग थोड़ा देखते हैं. ये मैंने पूरा मेन स्पेसिफिक आप लोगों को ये दे दिया है. यहाँ पे मैंने डाटा दिया है, उसके बाद इश्यूज़ दिया है कि क्यों मतलब लोअर कोर्ट में ज़्यादा पेंडेंसी है, इश्यूज़ क्या है, उस इशू के वजह से नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है, एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड. ठीक है, ये पूरा मेंस हिसाब से मैंने आप लोगों को दे दिया है. यहाँ पे कुछ डाटा मैंने दिया है. देखिए, जैसे 4.4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द इंडियाज डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट केसेस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलोन अकाउंट फॉर 85% ऑफ द ऑल पेंडिंग केसेस. Over 70 lakh cases are pending for more than what? 5 years. मतलब वो केसेस क्या है? 5 साल से चल ही रहा है. ठीक है, more than 70 lakh cases. Vacancy rate around 25 to 30% of the sanction post for judges in lower courts are vacant. Case disposal rate is below case filing rate. Obviously, केस जितना मतलब फाइल हो रहा है, जो रेट है उससे कम क्या है? केस डिस्पोजल रेट है. मतलब केस रिजॉल्व कम हो रहा है, नया केस ज़्यादा आ रहा है. तो अल्टीमेटली पेंडेंसी ऑफ द केसेस आर गोइंग ऑन, है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है. रीजंस क्या क्या है देख लेते हैं. एक तो है जुडिशियल वैकेंसीज. ये मैंने पहले आप लोगों को बताया भी है कि
इन इंडिया वी हैव 21 जजेस पर मिलियन, लेकिन ग्लोबली ये कितना होना चाहिए, याद है कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, है ना, 50 जजेस पर मिलियन होना चाहिए. दैट इज ए आइडियल सिचुएशन, बट इन इंडिया it is very low. Inadequate infrastructure, only around 26% of the lower courts have adequate digital system. Poor internet connectivity, rural courts delays digitization. As well as another one fact is that there was a survey actually which talks about that around 19% of the lower courts does not have toilets for females. In Assam, it is around, कितना होगा बता, ज़्यादा होगा कि कम होगा? It is around 51%. ठीक है, मतलब नेशनल में 90% लोअर कोर्ट्स में फीमेल के लिए टॉयलेट है नहीं. आसाम में वो कितना है, 51% है. ठीक है, तो आसाम में मतलब हाल थोड़ा और ज़्यादा बेहाल है. प्रोसीड्यूर डिलेस ऑब्वियसली, frequent adjournments, procedure complexity, reliance on manual documentation. ठीक है, slow service and summon notices. इसी को बोला गया है क्या, तारीख पे, याद है, तारीख में तारीख प्रॉब्लम. ये इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया था एक्चुअली. ठीक है, याद है आप लोगों को, ये बॉलीवुड का एकदम फेमस डायलॉग था कि तारीख पे तारीख प्रॉब्लम, है ना. सपोर्ट स्टाफ कम है. ठीक है, सिस्टमेटिक कॉजेस, हाई केस लोड इन क्रिमिनल मैटर्स. क्रिमिनल मैटर्स में ज़्यादा है कि 70 to 75% ऑफ द पेंडिंग केसेस आर रिलेटेड विद क्रिमिनल मैटर्स. अब क्रिमिनल मैटर्स में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना किसका जिम्मेदार हो जाता है, पुलिस का हो जाता है. अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कभी अच्छी तरह से करता नहीं है, कभी अच्छी तरह से करता है. जब इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से करता नहीं है तो चार्जशीट देने में टाइम लगता है, तो केस लंबा किया जाता है. ठीक है, और जो मतलब प्रोसीड्यूर फॉलो करता है अभी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी, वो भी एज ओल्ड है, नया मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है मतलब. ठीक है, तो देयर लॉट्स ऑफ लूपहोल्स आर देयर. हाई रिलायंस ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज ऑफन डिलेड. ये एक बहुत बड़ा इशू है. ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स यहाँ पे बहुत कम ही यूज़ किया जाता है. जैसे लोक अदालत हो गया, मेडिएशन सेंटर्स हो गया, ग्राम न्यायालय हो गया. ठीक है, ग्राम न्यायालय तो नॉन फंक्शनल ही हो गया है बहुत जगह में. Not in all parts, but many of the parts this become non-functional. तो alternate, अभी देखिए alternate dispute resolution mechanism मतलब क्या होता है कि जो small disputes है वो आप लोग कोर्ट से बाहर ही आप लोग क्या कर लीजिए, रिजोल्व कर लीजिए, ताकि मतलब कोर्ट के ऊपर प्रेशर ना आए. ठीक है, अभी एडीआर में ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी आएगा. दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ alternate dispute resolution mechanisms. ठीक है, वो उसके टॉपिक, उसके ऊपर भी एक टॉपिक है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. पोर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन, लो डिजिटल एडॉप्शन, इस वो भी तो है. और बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिवाइड, बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिवाइड दिस बिकम वर्स. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ये तो डायलॉग है बहुत अच्छा, है ना. जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, वो तो है ही. तो इससे क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट क्या हो जाता है, इरोड होता है, इरोजन ऑफ public trust. Under trials overcrowding jails, 77% of the Indian prison population consists of under trials, which ultimately led to mental harassment of the innocent. Mental harassment of the innocent. एक बात मुझे बताइए, तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडर ट्रायल्स को राइट टू वोट है. Thus under trials enjoy the right to vote. वोट दे सकते हैं वो लोग इलेक्शन में. इलेक्शन खेल सकता है कि नहीं, हाँ, राइट टू कॉन्टेस्ट मतलब खेल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं. हाँ, वही है, वही एक थोड़ा उल्टा है इंडियन सिस्टम में कि मतलब अंडर ट्रायल है आप, लेकिन आप इलेक्शन खेल सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो, वोट नहीं दे सकते हो, है ना. वो एक बहुत बड़ा इशू है. इकोनॉमिक कॉस्ट, अभी देखिए ये जो डिले होता है स्पेशली इन द कॉमर्शियल केसेस. ओके, कॉमर्शियल केसेस में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बहुत डिले होता है. इसलिए क्या होता है, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट का एक माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट जाता है. सिंस उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट जाता है तो एफडीआई वगैरह क्या होता है, कम आता है. ठीक है, व्हिच अल्टीमेटली लेड टू
अराउंड 1.3% ऑफ द GDP लॉस, ठीक है। क्योंकि देखिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्यूट तो होगा ही लेकिन रिजोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके वजह से क्या होता है, GDP लॉस होता है। इंक्रीज लिटिगेशन कॉस्ट, और सिटीजन्स बियर द बर्डन ऑफ द ड्राउन आउट ट्रायल्स, ये सब तो है ही। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, डिलेड रूलिंग्स इन फैमिली, लैंड एंड क्रिमिनल केसेस क्रिएट लॉन्ग टर्म सोशल इंस्टेबिलिटी। पैसा तो जाता ही रहता है कि नहीं, आप केस खेलते जाओगे, लॉयर्स को पैसा देते जाना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो आप खेल ही नहीं सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में ओनली द रिच कैन फाइट द केसेस। हाँ यस, मतलब पोर कैन ऑल्सो गो फॉर इट, नालसा विल हेल्प इट, ठीक है। जो एल्डरली लोग है या जो डिजेबल है, केस टू केस बेसिस, नालसा हेल्प देम टू फाइट द केसेस। बट फॉर मिडिल क्लास देयर इज नो अदर ऑप्शन, you cannot move to Supreme, मतलब you can move to the Supreme Court, but practically it's very difficult for a middle class to fight a case in the Supreme Court, क्योंकि जजेस का एक एक सुनाई में बहुत पैसा देता है ना। वो वहाँ पे रहना भी पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि तुम कल चले जाओ केस डिजोल्व हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, तुमको जाना पड़ेगा हर रोज, है ना, हर बार जाना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, क्या क्या हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फास्ट ट्रैक फिलिंग ऑफ द जुडिशियल वैकेंसीज, इंक्रीज जजेस स्ट्रेंथ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लोअर बिल्डिंग्स, एक्सपांड ई कोर्ट्स, है ना, लिमिट एडजॉर्नमेंट्स, जो वैकेंसीज है उन सबको भरना है। इफिशिएंट समन्स एंड डिलीवरी बाय यूजिंग डिजिटल सर्विस लाइक व्हाट्सअप, ईमेल, आधार लिंक सर्विसेज, ये सबको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्टन कर सकते हैं। बूस्टिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑल्सो। तो दिस इज द टॉपिक, दिस इज ए कम्प्लीटली मेन्स प्रिपेयर्ड टॉपिक where I have given you the issues, then its impact, then the solutions also, ठीक है। This is a conclusion, you can see it. Then the next topic is that global happiness ranking, global happiness index जो है उसमें रैंक आया है। ये एक्चुअली हर साल ही मतलब ये रैंक आता है, लेकिन हर बार ही इसके ऊपर मतलब क्रिटिसिज्म चलता है कि इसका बायसनेस है टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज। अभी बायसनेस क्यों निकल के आता है, बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस। एक तो ये है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, मतलब फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब है, उन सब का हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है। एंड जो मतलब एशियन कंट्रीज है उन सब का हैप्पीनेस इंडेक्स जनरली खराब आता है। एशियन कंट्रीज में भी, ठीक है, इंडिया का रैंकिंग और नीचे आता है। जैसे यहाँ पे मैंने देके रखा है, ये देखिए, पैलेस्टाइन का कितना है, 108 है रैंकिंग। उसके बाद इंडिया का कितना है, 103। यूक्रेन का कितना है, 111। ये देश बर्बाद हो चुका है, ये देश खत्म हो चुका है, सब लोग भाग के आ रहे हैं, लेकिन दे आर मोर हैप्पी देन अस। इवन वी आर बिलो देन पाकिस्तान। पाकिस्तान का रैंक 109 दिया है, शायद 108 और 109 दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में ये बहुत बड़ा मतलब डिबेट हो जाता है कि ये कैसा इंडेक्स है। मतलब हम लोग यूक्रेनियन से भी मतलब क्या है, दुखी है क्या, हम लोग पाकिस्तानी से भी दुखी है क्या, हम लोग पैलेस्टाइन से दुखी है क्या, जहाँ पे मतलब हमेशा ये अटैक वगैरह चलता रहता है। इंडिया में तो ऐसा कुछ वार वगैरह नहीं चल रहा है ना, कभी कभी टेररिस्ट अटैक होता है, लेकिन यूक्रेन जैसा तो हाल नहीं है हम लोग का, लेकिन वी आर सो अनहैप्पी, ठीक है। तो इसीलिए इसके ऊपर मतलब डिबेट चलता है कि ये कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स आप निकालते कैसे हो, ठीक है। तो उसी वजह से ये न्यूज़ में है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। इस बार भी टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने किया है, आई थिंक लास्ट 3 साल से या नहीं फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यस, लास्ट 8 ईयर्स फिनलैंड टॉप द रैंक, ठीक है। अभी इसमें इशू क्या है पता है, इसमें एक मतलब सर्वे होता है, उस सर्वे में लोगों को पूछा जाता है हाउ हैप्पी यू आर, 0 to 10 के बीच में आपको क्या होना पड़ता है, आपको मार्क्स देना पड़ता है, ठीक है। हर देश में सिर्फ 1000 लोगों से पूछा जाता है, ओनली 1000 पीपल आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्वे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आर गिवन। अभी फिनलैंड का जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 56 lakhs, ठीक है, मतलब आसाम का पॉपुलेशन से भी कम है। और इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़, ठीक है। तो 140 करोड़ में से 1000 का सर्वे लेना और 50 lakhs में से 1000 का सर्वे लेने में बहुत अंतर है, रेशियो का बहुत अंतर है, ठीक है। और वैसे भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है दे आर होमोजीनियस इन नेचर, उन लोग का कल्चर क्या है, होमोजीनियस है, उनका रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब सिमिलर है, लेकिन इंडिया में डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है, यू नीड टू वाइडन योर सर्वे, देन ओनली यू विल फाइंड द रियल रिजल्ट्स। बट वो लोग ऐसा करते नहीं है,
तो इसीलिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म चलता है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या क्या यूज करते हैं वो लोग हैप्पीनेस इंडेक्स निकालने के लिए? एक तो जीडीपी पर कैपिटा मतलब इकोनॉमिक वेलबींग कैसा है, उसमें तो हम लोग पीछे ही रहेंगे, है ना। सोशल सपोर्ट कि मतलब हैविंग समवन टू रिलाई ऑन, मतलब हाँ मतलब एल्डरली हो गए हैं आप, डिजेबल हो गए हैं, तो आपको देखभाल करने के लिए कोई है कि नहीं है, ठीक है। देन हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तो है ही। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ऑटोनॉमी है कि नहीं, हाउ मच फ्री यू आर, ठीक है, टू मेक योर चॉइसेस। जेनरोसिटी, प्रोसोशियल बिहेवियर कैसा है, परसेप्शन ऑफ करप्शन, ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, मतलब करप्शन कैसा है उस देश में, ठीक है। अभी देखिए इसमें भी डिबेट आ जाता है कि दीज आर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, these are what materialistic things, but happiness cannot be related with a materialistic things. मतलब हाँ, materialism plays a very important role in happiness, but there are some other dimensions are also there, है ना, जॉयफुलनेस, स्ट्रेस कम है क्या, है ना, डिप्रेशन, ये सब तो है एंगल्स, लेकिन वो सब कभी भी क्या नहीं लिया जाता है, की फैक्टर हिसाब से नहीं लिया जाता है, तो इसीलिए वो क्रिटिसिज्म भी आता है, वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा डाटा मैंने दिया है कि टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, नेदरलैंड, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज ही है। इंडिया का रैंक कितना है 118, पाकिस्तान का कितना है 109, यूएसए का थोड़ा घटा है, इस बार 24 है, लास्ट टाइम कितना था 23rd था। नॉर्डिक कंट्रीज हमेशा ही परफॉर्म क्या करता है, अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। Why people call the World Happiness Index is biased? Because Western or Nordic bias. क्यों? The indicators reflect values common in Western societies. Individual freedom, institutional trust, social support, income per capita. इन सब में वो लोग वैसे ही पहले ही आगे हैं, तो हमसे तो इंडेक्स में अच्छे ही होंगे। Countries with different cultural norms like collectivism, spirituality, family-based support may not fit nearly to these matrices. अभी देखिए इंडिया में इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर इतना मतलब वो दिया नहीं जाता। इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी जो हम लोग बोलते हैं, दैट्स ए न्यू वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। वो वैल्यू सिस्टम पहले नहीं था, ठीक है। पहले क्या था, फैमिली सिस्टम कैसा है ना, फैमिली वैल्यूज कैसा है। इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर हम लोग इतना मतलब वो नहीं करते थे, मतलब वो एम्फोसाइज नहीं करते थे। ये जो पर्सनल लिबर्टी वाला जो एंगल है वो है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का, मतलब वो उन सब का क्या है, लाइफस्टाइल है। हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा था ही नहीं, लेकिन आप हमें वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज का जो वैल्यू सिस्टम है उसके वजह से आप हमें जज कर रहे हैं, तो हम लोग का तो स्कोर कम ही आएगा, है ना। मेथोडोलॉजिकल बायस, ये मैंने बोला ही है कि एक बार में कितना लोगों को देते हैं, ओनली 1000 पीपल, 1000 रेस्पोंडेंट्स पर कंट्री का लेते हैं। कल्चरल रेस्पॉन्स बायनेस, डिफरेंट कल्चर्स आंसर हैप्पीनेस क्वेश्चन डिफरेंटली। हाँ, कोई कंट्री ऐसा हो सकता है कि वार चल रहा है, मुझे तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है ना, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन बहुत ढेर सारा ऐसा मतलब सोसाइटी है जहाँ पे मतलब ओपनली नहीं बोला जाता है कि आई एम वेरी हैप्पी और नॉट, इट इज़ आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, है ना। यहाँ पे भी अभी अगर किसी को आप पूछेंगे कि आर यू हैप्पी, तो अगर वो बंदा अच्छा भी मतलब हैप्पी भी है, मतलब वो बोलेगा हाँ ठीक ही है, मतलब ऐसे ठीक ठाक ऐसे ही बोलेगा। कोई तो ऐसा नहीं बोलेगा हाँ आई एम वेरी हैप्पी, इंडिया में वो चलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब आप यूक्रेन में जाके पूछ रहे हो कि आर यू हैप्पी, वो बोल रहा है हाँ आई एम हैप्पी, तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे चला गया। ये कैसा बात हुआ भाई, है ना, वो तो थोड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। सम कल्चर्स अवॉइड रेटिंग देमसेल्व्स वेरी हाई ड्यू टू ह्यूमिलिटी, है ना। इग्नोरिंग इमोशनल हैप्पीनेस, द करेंट मेथड मेजर्स लाइफ एवल्युएशन, हाउ सेटिस्फाइड पीपल से दे आर विथ नॉट डेली इमोशनल स्टेट्स, जॉय, स्ट्रेस, लाफ्टर, सैडनेस, ये सब जो इमोशनल एंगल है उन सबको लिया ही नहीं गया है, ठीक है। ओनली जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है उन सब के ऊपर ही क्या किया गया है, फोकस किया गया है। अभी सिग्निफिकेंस थोड़ा पॉजिटिव भी लिख लेते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जानने के बाद हम लोग क्या सीख सकते हैं। एक तो क्या है कि जो मटेरियल चीज़ें हैं उन सब में थोड़ा हम लोग क्या है, पीछे है। जैसे पर कैपिटा इनकम में हम हमेशा पीछे ही हैं, मतलब वी बिकम 4th और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट वो जीडीपी के हिसाब से है ना, जीडीपी पर कैपिटा से हम लोग बहुत पीछे हैं, है ना। मतलब यूके का जो मतलब स्मॉल पॉपुलेशन है उसको एक बिग लार्ज पॉपुलेशन ने हरा दिया, है ना। मतलब एक क्रिकेट टीम है उसमें 11 लोग हैं, और एक क्रिकेट टीम है जहाँ पे 100,000 लोग हैं, उस 1000 लोगों ने मिलके वो 10 लोगों को 11 लोगों को हरा दिया, ऐसा हुआ है ना। पर कैपिटा तो हम लोग का कम ही है, ठीक है, वो भी चाहिए।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, गुड हेल्थ, उसमें भी हम लोग का इशू है ही, नीचे ही है हम लोग, है ना। उन सबको ठीक करना है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ठीक करना है, क्योंकि इंडिया में तो करप्शन है ही। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मैंने बताया भी था आप लोगों को, उसमें भी रैंक हम लोग का खराब ही है। रिवील्स द डेमोक्रेसीज विद हाई एक्सपेक्टेशंस मे स्कोर लोअर डिस्पाइट इकोनॉमिक गेन्स, प्रोवाइड इनसाइट्स फॉर इंडिया, स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कि हाँ सही है। मतलब तो इसको आप लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ दिस इन मेंस, कि जहाँ पे आप लोगों को मतलब ऐसा कुछ एथिक्स का कुछ क्वेश्चन आ गया, या मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, मतलब ठीक है, उसमें आप लोग यू कैन कोट दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम लोग क्या है, पीछे है। देखिए हम लोग के पास डाटा होना चाहिए तो सब्सटेंशिएट माय पॉइंट्स, है ना, तो वही हम लोग करेंगे। अभी एक नया टॉपिक है, राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू एजुकेशन। अभी क्या हुआ है, दिल्ली एज यू ऑल नो अभी विंटर चल रहा है। विंटर में दिल्ली जाने का मतलब ये है कि मतलब आप लोग पोल्यूशन के बीच में जा रहे हो, है ना। दिल्ली इज़ नॉट ए वेरी सेफ प्लेस, स्पेशली फॉर पीपल हु आर रिसाइडिंग इन नॉर्थ ईस्ट, वेयर फ्रेश एयर इज देयर, क्लीन स्काई इज देयर। इफ़ यू गो टू दिल्ली यू कैन नॉट सी द क्लियर स्काइज। आपको नीला जो आकाश हम लोग देखते हैं ना यहाँ पे, वो दिखाई ही नहीं देगा तुम लोग को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्मोक होता है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आ गया है कि मतलब अभी पोल्यूशन तो है, अभी नवंबर दिसंबर मंथ में मतलब और पोल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब नवंबर मंथ चल ही रहा है तो पोल्यूशन हाई है। तो अभी जो स्कूल चल रहा था, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना बच्चों को, उन लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खेलना कूदना होगा, ठीक है, वो सब शेड्यूल में होता है। अभी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मतलब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन लोगों का इश्यूज आ रहा है, एस्मा वगैरह ये सब इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू एजुकेशन कि इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मतलब गाइडलाइंस दिया है। दिल्ली एनसीआर सीवियर एयर पोल्यूशन हैज वंस अगेन फोर्स जुडिशियल इंटरवेंशन। टॉक्सिक एयर क्वालिटी सर्विस सीवियर रेंज में था एयर क्वालिटी इंडेक्स में। एक्सपोज चिल्ड्रन टू PM 2.5 and PM 10 leading to asthma, impaired lung growth and reduced immunity. सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चन द शेड्यूलिंग ऑफ आउटडोर स्कूल्स। अभी देखिए जो आउटडोर स्कूल्स हैं, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह जो होता है, ठीक है, खेलना कूदना, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब क्या ज़रूरी है? मतलब अभी क्योंकि अभी एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, आपको वो करना ज़रूरी है नहीं, वही बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट। Sport during peak pollution months, highlighting a conflict between Article 21 and Article 21A. ठीक है? What Supreme Court has said? Playing in foul air amounts to putting children in gas chamber. Directed CAQM के बारे में मैंने यहाँ पे दिए के रखा है, Commission for Air Quality Management। अभी देखिए ये एक स्टेचुरी बॉडी है, इसको गठित किया गया था to control the air pollution in Delhi, NCR region actually, Delhi and the nearby areas. तो CAQM को बोला गया है, क्या बोला गया है? डायरेक्ट CAQM तो अर्जेंट रिव्यू ऑफ द स्कूल स्पोर्ट्स शेड्यूलिंग्स, रीअफर्म दैट राइट टू लाइफ इनक्लूड्स राइट टू क्लीन एयर, चिल्ड्रंस हेल्थ कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर इंस्टीट्यूशनल कन्वीनियंस। मतलब सिंपली ये बोला गया है, द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेम ऑफ एजुकेशन, इन द नेम ऑफ शेड्यूल वर्क, शेड्यूल स्पोर्ट्स करिकुलम एक्टिविटीज, यू कैनॉट वायलेट समवन्स आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फासिस दैट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्कूल बॉडीज मस्ट प्रायोरिटाइज हेल्थ ओवर रूटीन शेड्यूलिंग, ऑब्वियसली, है ना, ये तो ऑब्वियस है। चैलेंजेस एंड वे अहेड, यहाँ पे मैंने देखे रखा है कि चैलेंजेस क्या क्या है। एनसीएस रिकरेंट सीवियर एक्यूए एंड लैक ऑफ रियल टाइम प्रोटेक्टिव प्रोटोकॉल्स फॉर स्टूडेंट्स। अभी देखिए रियल टाइम डाटा तो आता है, लेकिन रियल टाइम डाटा के ऊपर आपको काम भी तो करना पड़ेगा, है ना, कि स्कूल अथॉरिटीज़ को आप बोलिए कि ये 3 दिन मतलब आप ऐसा एक्टिविटीज़ मत कीजिए, ऐसा रेस्ट्रिक्शन दीजिए, वो सब नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब होना चाहिए। लिमिटेड इंडोर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, वीक कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, ये तो है ही, इंटर डिपार्टमेंटल इशू इंडिया में हर जगह ही है। लॉन्ग टर्म चाइल्डहुड एक्सपोजर इंक्रीज टू पब्लिक हेल्थ बर्डन, तो ये सब है। यहाँ पे मैंने वे फॉरवर्ड आपको देख के रखा है। वे फॉरवर्ड इज नथिंग बट व्हाट इज द सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको चैलेंजेस अगर आता है तो यू कैन राइट द वे फॉरवर्ड्स, ठीक है, जस्ट रीड इट डाउन।
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है मैंने, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आर्टिकल 21 एंड 21A के ऊपर, और एक स्टेटमेंट है, पहले ये पढ़ लो। क्या आंसर? यस, डी इज द आंसर एक्चुअली, ऑल थ्री आर करेक्ट। हाँ, अभी ये एक इश्यू चल रहा है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। देखिए, ट्रिब्यूनल्स को रिफॉर्म करने के लिए एक एक्ट लाया गया था 2021 में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट का कुछ प्रोविजंस को क्या कर दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है। ठीक है, हम लोग दोनों पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि उस एक्ट में था क्या, उसको स्ट्रक डाउन क्यों किया है, क्या क्या प्रोविजन स्ट्रक डाउन किया है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स तो आप लोगों को पता है ट्रिब्यूनल्स क्या है, क्वासी जुडिशियल मतलब बॉडीज है। आर्टिकल 323A एंड 323B के अंदर उन सबको क्या किया जा सकता है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है ना। प्रोविजंस हम लोग देख लेते हैं। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021, इसमें क्या किया गया था, एबोलिशन ऑफ सर्टेन ट्रिब्यूनल्स, इट डिसॉल्व 9 ट्रिब्यूनल्स इंक्लूडिंग फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, एयरपोर्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये टैक्स से रिलेटेड है, बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दिस इज रिलेटेड टू टैक्स, दिस आर ऑल एबोलिश्ड एक्चुअली। ओके, एंड देयर फंक्शंस आर ट्रांसफर्ड टू द एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज लाइक हाई कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल समझ में आता है कि नहीं? ट्रिब्यूनल्स मतलब क्या कि स्पेशल बॉडीज विच विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, लाइक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स वगैरह है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। ठीक है, द ट्रिब्यूनल्स आर देयर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, और ये क्या देता है, एक सेक्टोरियल एक्सपर्टीज भी देता है। अभी जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो एनवायरमेंट को लेके है। ठीक है, तो वहाँ पे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स वगैरह वहाँ पे वो सब रहेंगे। ठीक है, तो दे कैन सी द इश्यूज इन ए वेरी एक्सपर्टीज मैनर। और जो मैंने अभी जो बताया, ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स टैक्सेशन को लेके रहे। ठीक है, तो उसी तरह से ट्रिब्यूनल्स बनाया जाता है टू डील विथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी जैसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, असम में है ना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्यों है असम में? टू डिटेक्ट द फॉरेनर्स एज वेल एज टू चेक वेदर दे आर फॉरेनर्स और सिटीजन्स, है ना। सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट इन द प्रोसेस क्या क्या है, सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट क्या किया गया है, एस्टैब्लिश है सर्च कम सिलेक्शन कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑल ट्रिब्यूनल्स। मतलब इस ट्रिब्यूनल्स में भी क्या होगा, एक क्या होगा, चेयरपर्सन होगा और क्या होगा, मेंबर्स होगा। अभी उन सबको मतलब सिलेक्ट करने के लिए एक क्या कमिटी गठन किया गया है, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। ये कमिटी किसको बताएगा कि किनको सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को, मतलब एग्जीक्यूटिव को बताएगा कि ये कैंडिडेट्स हैं, इनको आप लोग क्या कीजिए, अपॉइंटमेंट कीजिए। ठीक है, ये हर एक पोस्ट के लिए 2-2 कैंडिडेट्स का नाम सुझाव देंगे। दिस सर्च कम सिलेक्शन कमिटी विल सजेस्ट 2 names फॉर ईच पोजिशन। दिस सर्च कम सिलेक्शन कमिटी विल बी चेयर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी। मेंबर्स इंक्लूड सेक्रेटरीज फ्रॉम रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज। मतलब ये जो कमिटी है सिलेक्शन सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, उनका चेयरपर्सन कौन होगा, CGI, और कौन होगा, मेंबर्स इंक्लूड द सेक्रेटरीज फ्रॉम रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, नाम सजेस्ट करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है, हर नाम के अगेंस्ट में, मतलब हर पोजीशन के अगेंस्ट में कितना नाम सजेस्ट करना है, 2। ठीक है, तो दैट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, उन दोनों में से किसको अपॉइंट करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज कितना दिया है, ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, मतलब जो एक्ट लाया गया था 2021 में। अभी इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ प्रोविजंस। इस पे मिनिमम एज कितना दिया है कि 50 ईयर्स होना चाहिए। ये रिसेंटली क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। अपर एज लिमिट चेयरपर्सन कितना होना चाहिए, 70 ईयर्स, एंड मेंबर्स कितना होना चाहिए, 67 ईयर्स। फिक्स टेन्योर, 4 ईयर का फिक्स टेन्योर कर दिया गया है, इसको भी स्ट्रक डाउन किया है कि 4 साल बहुत कम होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा बढ़ी है। रीअपॉइंटमेंट परमिटेड, रीअपॉइंटमेंट भी कौन कर सकता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकता है, ये भी अलाउ कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स ऑन क्वालिफिकेशन, सैलरीज, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशंस, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसीड्यूर्स, ट्रांसफर एंड अपील्स, स्पेसिफाइड दैट अपील्स फ्रॉम डिसॉल्व ट्रिब्यूनल्स वुड लाई डायरेक्टली बिफोर द हाई कोर्ट्स। जो मतलब ट्रिब्यूनल डिसॉल्व हो चुका है उनके ऊपर, अगर मतलब ये देखिए,
ये जो है अपील्स मतलब क्या, एक ट्रिब्यूनल ने एक जजमेंट दे दिया है, उस जजमेंट को आप चैलेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कहाँ पे चैलेंज कर पाएंगे, हाई कोर्ट में। Merging the tribunal functions. Tribunals with overlapping mandates consolidate, reduce fragmentation and tribunalization of the justice. Uniform conditions of service. ये सब पे टेन्योर ये सब क्या कर दिया गया है, सब ट्रिब्यूनल्स का सेम कर दिया गया है, ठीक है। स्ट्रक डाउन क्या किया गया है, मिनिमम एज को मैंने बोला, मिनिमम एज उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है कि मिनिमम एज वुड हैम्पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। शॉर्ट 4 ईयर टेन्योर, इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि मतलब ये टेन्योर बहुत ज़्यादा कम है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो होना चाहिए, है ना, इसके लिए इसको क्या कर दिया गया है, स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव सर्च बिटवीन 2 मेंबर्स पर वैकेंसी, ये जो मैंने बताया था, इसको भी क्या कर दिया गया है, स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी विल बी लाई ऑन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ये तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव का, ये देखिए ट्रिब्यूनल्स अल्टीमेटली क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब दे आर पार्ट ऑफ जुडिशरी। अभी एग्जीक्यूटिव का जो मतलब इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, अल्टीमेटली इट वायलेट्स व्हाट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको भी क्या कर दिया गया है, स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। एक्सेसिव रूल मेकिंग पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शंस एम्पावरिंग द सेंटर टू प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, सैलरी, सर्विस कंडीशंस, ओवरराइडिंग जुडिशियल डायरेक्शंस वेयर इनवैलिडेड, ये सब भी क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। Reenactment of the earlier struck down clauses. Court struck down the provisions to revive clauses previously invalidated in Madras Bar Association in judgments. ये देखिए, ये और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको स्ट्रक डाउन किया है मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझना है, ये व्हाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन प्रोविजन, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, ये वही बातें मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली। ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। रेट्रोस्पेक्टिव रूल मेकिंग टू क्योर डिफेक्ट्स, मतलब सपोज पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, अभी तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू है, तो जुडिशरी ने बोला कि ये तो सही नहीं है, इसको क्या कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। पार्लियामेंट ने सेम उसी टॉपिक के ऊपर और एक लॉ बनाया, ठीक है, बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये प्रोविजन इशू है, ठीक है, तो उस प्रोविजंस को हटा के एक नया लॉ बनाया गया उसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव रूल मेकिंग टू क्योर द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स मतलब किसने पकड़ाया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये डिफेक्ट है, तो उसको हटा के रूल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल you cannot make only the cosmetic changes, you need to change the issues that has been highlighted by the Supreme Court in the previous judgments. एक्चुअल जो इश्यूज है उस पर ऊपर काम करना पड़ेगा आपको, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस अगर करेंगे तो नहीं होगा, मतलब ऊपर ऊपर से करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, समटाइम्स द पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई लॉज स्ट्रक डाउन बाय चेंजिंग द अंडरलाइंग कंडीशंस। यहाँ पे क्या बोला गया है, द चेंजेस वेयर कॉस्मेटिक, कोर डिफेक्ट्स रिमेन्ड, हेंस द लॉ वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट कर रहा है, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको क्या किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है ना। तो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे मैंने वे फॉरवर्ड दिया है, एक बार देख लीजिए। मेक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमिटी विद जुडिशियल मेजोरिटी। अभी देखिए इसमें और एक इशू था, सिलेक्शन एंड सर्च कमेटी में कौन कौन था, सीजीआई भी था, प्लस कौन था, सेक्रेटरीट्स था, है ना। अभी सेक्रेटरीट्स कौन है, एग्जीक्यूटिव भी है। अभी सिलेक्शन कम सर्च कमेटी में कौन आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया। जो अपॉइंट करेगा वो भी कौन है, एग्जीक्यूटिव है। वो अपॉइंट तो पहले से मतलब प्रेसिडेंट कर रहा था, लेकिन अभी डिसीजन भी कौन ले रहा है, एग्जीक्यूटिव ले रहा है, क्योंकि आपको हर पोजीशन के अगेंस्ट में कितना नाम देना है, 2। अल्टीमेटली डिस्कशन किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है। अल्टीमेटली दिस इज वायलेटिंग separation of power as well as this violating the constitutional supremacy, है ना। तो इस वजह से इसको हटा दिया गया है। प्रोवाइड फिक्स टेन्योर, सिक्योर टेन्योर 5 to 7 years, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, हम लोग इसको सोल्यूशन दे रहे हैं कि टेन्योर एटलीस्ट 5 से 7 साल तो होना चाहिए। एंश्योर यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन सिमिलर टू हाई कोर्ट जजेस, स्ट्रेंथन द नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन आइडिया। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एक होना चाहिए जिसके अंदर ट्रिब्यूनल्स वगैरह आएंगे, है ना। अभी मिनिमम एज तो हटा दिया है, 50 years तो लॉ ने दिया था लेकिन उसको हटा दिया है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस वीक। थैंक यू।